नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईटीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। हाईकोर्ट परीक्षा के संबंध में जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उनके प्रश्नों को हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। और आज के इस सेशन में हम जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है यानी कि जीएस के जो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे और उसके साथ में हम यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यानी कि आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या थे, कैसे थे और उनका सॉल्यूशन क्या था, और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो जो कंटेंट इम्पॉर्टेंट है वो सारा हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, जिससे कि आपका रिवीजन है हो जाएगा और जो नए लोग हैं उनको भी अपना बेसिक से भी तैयार करने में आसानी होगी, समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब इस वाले सेट की अगर बात करें तो ये 23 तारीख को हुआ था, पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम था ऑनलाइन एनटीए के द्वारा। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या था यूपी स्पेशल के संबंध में। प्रश्न संख्या है 141। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन कब होता है, हमें ये बताना है। 20 जनवरी, 9 नवंबर, 1 नवंबर या 24 जनवरी। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, विकल्प डी आपका सही उत्तर है। डिटेल देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, 24 यहाँ पर जो आपके विकल्प में दिया गया है कि 24 जनवरी, तो ये 24 जनवरी को मनाना क्यों शुरू किया उसको देखते हैं, क्या है रीज़न। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नाम था संयुक्त प्रांत, तो उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो तभी से इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, इससे पहले संयुक्त प्रदेश के नाम से जानते थे। और इसी तारीख को यानी कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पहले नहीं मनाते थे, लेकिन 2018 से प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, इसको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि 75वां, ये याद रखता है ना कि पहला कब हुआ था, और 25, 50 इस तरीके से पूछता है। तो अभी लेटेस्ट में जो आपका है वो है 75वां स्थापना दिवस, वो मनाया गया था जनवरी 2024 में। तो 2024 में 75वां हो जाता है। अब और डिटेल देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य का नाम जो है उत्तर पश्चिम प्रांत था 1836 से लेकर के, 1836 से शुरू हुआ और उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम रखा गया। प्रांत का मतलब होता है प्रोविंस, जैसे आप जानते हो। अब राज्य कह देते हैं, पहले प्रांत कहते थे और अंग्रेज लोग इसको प्रोविंस कहते थे। उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध का प्रांत, ये 1877 से, 36 से शुरू हुआ था 1836 से, बाद में 77 में फिर बदलाव किए गए। उसको नाम क्या दिया गया, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877। फिर आता है कि संयुक्त प्रांत कौन सा, दो चीज़ों को संयुक्त किया गया, किसको, आगरा को और अवध को। ये 1902 से शुरू हुआ और 1937 तक चला। 1937 में संयुक्त प्रांत नाम रखा गया और फिर उसके बाद में संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके 1950 में इसको उत्तर प्रदेश कहा गया। फिर देखते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है। मैप पे बेस पे अगर जाएं तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो एक ज़िला ये हो जाता है, दूसरा पहला हो जाता है पीलीभीत, दूसरा हो जाता है लखीमपुर खीरी, और तीसरा हो जाता है बलरामपुर, फिर चौथा हो जाता है श्रावस्ती, ये तीसरा बहराइच हो जाता है, और चौथा श्रावस्ती, और पांचवा बलरामपुर, और फिर ये हो जाता है सिद्धार्थनगर छठा, और सातवां हो जाता है महाराजगंज। तो कुल 7 ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश के वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ में। तो एक तो पॉइंट आपका ये हो गया, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनते हैं। और अब ये देखते हैं कि कितने राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो राज्यों में हो जाता है सबसे पहला उत्तराखंड, एक हो जाता है। यहाँ पर रेशियो चलता है 8+1 का। 8+1 में क्या है, 8 हो जाते हैं आपके राज्य हो जाते हैं, और एक हो जाता है केंद्र शासित प्रदेश, जिससे क्या कहते हैं, दिल्ली। दिल्ली यहाँ पर ये है, तो एक ये हो जाता है। दूसरा, पहला तो यहाँ पर उत्तराखंड हो गया,
दूसरा यहाँ पर हो जाता है, ये वाला जो विजिबल नहीं है यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, जो सहारनपुर के साथ में सीमा बनाता है, तो दूसरा ये हो जाता है। तीसरा हो जाता है हरियाणा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं राजस्थान सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश सीमा बनाता है, और इस तरीके से यहाँ पर मध्य प्रदेश सीमा बनाता है। फिर सोनभद्र आता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाता है, फिर यहाँ पर हो जाता है छत्तीसगढ़, फिर ये हो जाता है झारखंड, फिर ये हो जाता है बिहार। तो इस तरीके से 8+1 सीमा बनाते हैं। अब एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सबसे पूर्वी जिला हो जाता है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट देखिए कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। और फिर कहते हैं कि सबसे दक्षिणी कौन है, तो सोनभद्र है। और सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो एक मध्य प्रदेश के साथ में, दूसरा छत्तीसगढ़ के साथ में, तीसरा झारखंड के साथ में, और चौथा बिहार के साथ में। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। इतनी चीज़ें बता दी। आपको ये बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको और डिटेल में जाना है, जो पूछा जाता है कि पूरब से पूरब पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण उत्तर प्रदेश की जो है ये लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, प्रश्न संख्या 142। 142 में यह था कि उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थापित है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है उत्तर प्रदेश के संबंध में। तो यहाँ पर हो जाता है विकल्प बी, नरौरा। नरौरा कहाँ पर है, अगर यहाँ पर तो नरौरा दे दिया गया। हो सकता है आपके एग्जाम में नरौरा ना आए तो बुलंदशहर आ सकता है। बुलंदशहर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नाम बदल बदल करके क्वेश्चन को चेंज करते रहते हैं और कुछ नहीं। तो हम सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो नरौरा उत्तर प्रदेश में स्थित हो गया। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से यहाँ पर जो स्थित हैं। तो रावत भाटा कहाँ पर है, परमाणु शक्ति संयंत्र, ये राजस्थान में स्थित है। काकरापार आपका गुजरात में स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा आपका कर्नाटक में है। और कलपक्कम तमिलनाडु, और कुंडमकुलम जो आपका है वो भी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये आपके इतने परमाणु शक्ति संयंत्र हो जाते हैं, जो मैप पर भी आप चीज़ों को देख सकते हो। अब देखते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सिर्फ उन्हीं को। तो यहाँ पर कितने दिए गए हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 परमाणु शक्ति संयंत्र हैं जो इसमें सुचारू रूप से चल रहे हैं। काकरापार आपका है यहाँ पर गुजरात में, और ये शुरू हुआ था 1993 में। कलपक्कम तमिलनाडु में है, और नरौरा 1991 में शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में। इसको याद कर लेना है, उत्तर प्रदेश में है तो इसकी क्षमता भी याद करना है आपको। 440 मेगावाट इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। कैगा कर्नाटक में है, और राजस्थान में कौन सा है, परमाणु बिजली घर, और तारापुर महाराष्ट्र में, और कुंडनकुलम तमिलनाडु। फिर से रिवाइज। और आपको ये बताना है कि परमाणु शक्ति संयंत्र के संबंध में अप्सरा क्या है। अगर आप जानते हैं इनको, इस चीज़ को पता करें, आपको पता है तो कमेंट बता भी सकते हैं। फिर देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति ये है योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया है। स्फूर्ति का मतलब होता है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। बात ये की जा रही है कि जो परंपरागत जो हथकरघा उद्योग थे उनको रीजनरेशन मतलब फिर से उनको शुरू करने के लिए एक फंड देने के लिए एक योजना बनाई गई, उसी को स्फूर्ति कहा जाता है। तो कुंभकार का मतलब होता है यहाँ पर जो कुम्हार होते हैं, उन क्लस्टर मतलब उनको एक जगह ला करके उनसे जो उत्पाद बनवाए जाएं और फिर उनको एक बाजार मुहैया करवाया जाए, और उत्पाद बनाने में कुल संसाधनों की जो ज़रूरत होती है उन्हें प्रदान किया जाए। तो कुम्हार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है चाक की। तो पहले वो हाथ से चलाते थे, अब उनको इलेक्ट्रॉनिक जो चाक थे वो वितरित किए गए। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो वाराणसी हो जाता है। अब देख लेते हैं कि ये योजना शुरू कब की गई थी। तो जो पारंपरिक उद्योग हैं उनके फिर से ऊपर उठाने के लिए एक फंड स्टार्ट किया गया था स्फूर्ति।
नाम की योजना, ये शुरू हुई थी 2005 में। मंत्रालय आपको याद रखना है, मंत्रालय है आपका MSME, ठीक है, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस, इस तरीके से। अगला देखते हैं जो प्रश्न पूछा गया आपसे कि 144 क्वेश्चन है। 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद डैश ने किया, किसने किया? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जग जाहिर है कि अकबर ने नाम परिवर्तित किया था इलाहाबाद का, जो जो बताते हैं कि पहले प्रयागराज के नाम से जाना जाता था। अब इलाहाबाद 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो वहाँ पर इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत खान ने इसका नेतृत्व किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इलाहाबाद का नाम बदलकर फिर से प्रयागराज कर दिया गया, तो प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में इसका नाम अब प्रयागराज है। तो ये कब किया गया था? 2018 में किया गया था। 2018 में फिर से बदलाव हुआ 1583 के बाद में। यहाँ पर पहले प्रयागराज था, फिर इलाहाबाद हुआ, फिर 2018 में प्रयागराज। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया? ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन यूपी से संबंधित था। तो यहाँ पर कुल 22 जो वार्ड थे, उनको यहाँ पर मथुरा वृंदावन नगर निगम के थे, इनको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। कि लेटेस्ट में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट के अकॉर्डिंग वर्तमान में आपके 17 नगर निगम हैं, जिसमें से 200 क्या हैं? नगर पालिका हैं, और 545 नगर पंचायतें हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है कि 762 स्थानीय निकाय हैं। नगरीय, वो कौन से? वो भी नगरीय निकाय हैं। तो स्थानीय लोकल जो गवर्नेंस होती है, एक तो ग्रामीण होती है और एक शहरी होती है, यानी कि रूरल, और एक होता है अर्बन। संविधान में इसके लिए कौन सा उपबंध किया गया है? क्या आपको याद है? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किससे? आप इन चीज़ों को याद करने की कोशिश। अगला है कि सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर तो कई चीज़ों को लेकर के प्रसिद्ध है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पर बताना है जो 4 ऑप्शन दिए गए, सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग बताना है। तो कांच की चूड़ियों की अगर बात करें तो का उद्योग जो है वो फिरोजाबाद में है। जो पंचकुरा खिलौने हैं, इसके लिए फेमस है। इसके लिए पंचकुरा खिलौने। अब ये पंचकुरा खिलौने होते क्या हैं? तो आप देखते होंगे कि कांच से रंगीन या ट्रांसपेरेंट खिलौने बनाए जाते हैं, उनको पंचकुरा खिलौने के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से मीनाकारी आप जानते हैं, और अस्थि उत्कीर्णन का मतलब होता है कि जो बोन का, जो हड्डियां होती हैं, उनको काट करके, चिपका करके, उन पर नक्काशी करके खिलौने या फिर वस्तुएं बनाई जाती हैं सजावटी, वो बोन कार्विंग होती है। और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि सहारनपुर का नाम सहारनपुर कैसे पड़ा। तो पहले इसका नाम था संत हारून। वो क्या थे? एक शाह थे, चिश्ती के नाम पर सहारनपुर नाम पड़ा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि शाकंभरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ऊपर वाले मैप में हमने आपको बताया इससे पहले। और किसके साथ सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। फिर लिखा हुआ है कि उत्तर और उत्तर पूर्व शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो और इसे देहरादून से जिले से अलग करता है। जिला कौन सा? तो देहरादून टच करता है। अब यहाँ पे शिवालिक लिखा हुआ, तो जब भारत का ऊपर वाला जो पार्ट है ये भारत मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये हिमालय ऐसे है। तो अब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो ये श्रेणी बनी हुई है इस तरीके से, हिमालय क्या श्रेणियों में विभाजित किया गया है समझने के लिए। अब श्रेणियाँ कौन सी हैं? कि पहले तो जाते काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर क्या होता है? ये शिवालिक। तो ये सबसे नीचे शिवालिक वाला पार्ट आता है यहाँ, उसकी बात की जा रही है। एक और संस्थान यहाँ पर स्थित है, इसका नाम है केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, और ये सहारनपुर में अवस्थित है। सहारनपुर आपने यहाँ पर कांच के जो खिलौने यानी कि पंचकुरा खिलौने, इनके बारे में जाना। और कांच के अलावा क्या है? लकड़ी की जो नक्काशी होती है, उसके लिए भी सहारनपुर प्रसिद्ध है। कागज़ की जो लुगदी के लिए जो संस्थान बनाया गया वो केंद्रीय है, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके।
फिर देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है कि सावन मास में किस प्रसिद्ध लोक संगीत को गाया जाता है। तो कंडीशन यहाँ पर लगा दिया है कि सावन का महीना होना चाहिए तब गाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो कजरी होता है वो सावन मास के महीने में गाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के जो क्या होता है आर्ट एंड कल्चर जो होता है वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया है। अब बात करते हैं सोहर। तो सोहर क्या होता है कि बच्चे के जो संतान उत्पन्न होती है तो उस पर शुभ अवसर पर ये गाया जाता है। बाकी बिरहा कहरवा इसके बारे में देखते हैं, आपके जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट उन्हीं को डिस्कस करें। कजरी के बारे में अगर हो सकता है फिर कुछ चीज़ें बदल करके आपसे पूछे तो वहाँ पर सावन का महीना था तो सावन में बारिश होती है, इस तरीके से देखो यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। कभी कभी ये पूछ ले सावन ना पूछे, हो सकता है कि वर्षा ऋतु में कौन सा संबंध है तो गाया जाता है, यानी कि आपको मानसून वाला समझ सकते हैं। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है तो मिर्ज़ापुर एक ज़िला है वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब गायन की शैली कौन सी है तो बनारस जो घराना है उससे निकटता से ये जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है। कजरी मिर्ज़ापुर के अलावा और कहाँ-कहाँ तो वाराणसी में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, और जो अवध का क्षेत्र है, अवध कोई जगह नहीं स्पेसिफिक नहीं, जो अवध का पूरा एक कई सारे जिलों उनको क्या है एक रीजन है, क्षेत्र है, उसे अवध नाम दिया गया है। अब बिरहा के बारे में अगर आ जाए, अगर डिटेल में कर ले या फिर कथन में पूछे तो बिरहा का एक लोक गायन की एक विधा है और भोजपुरी क्षेत्र में प्रचलित है। अब क्षेत्र की बात कर लेते हैं कौन सा, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी जो बिहार है यहाँ पर प्रचलित है। कहरवा की बात करें तो कहरवा कुछ नहीं है, कहरवा एक भारतीय ताल है, यानी कि जो संगीत जो होता है उसमें ताल हो जो होती है वो है, और इसमें 8 मात्राएं हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इतना जानना है कि कहरवा क्या है। कहरवा एक भारतीय ताल है। आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं ये ताल और बिरहा और कहरवा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं संगीत से संबंधित, कि संगीत के इस वाले चीज़ में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो हम यहाँ पर कुछ एक्सेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपसे, इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें साथ। 148 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किस संगीत घराने से संबंध रखती हैं। तो इनका संगीत का जो घराना था वो बनारस था। बाकी धीरे धीरे हम साथ साथ हमारे घर पढ़ते रहेंगे तो कराना घराना लखनऊ रामपुर सब चीज़ें को कवर कर। यहाँ पर विकल्प ए आपका सही होगा, बनारस घराना। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कुछ इम्पोर्टेंट इतना है कि घराना इनका क्या था तो यहाँ पर बनारस था। अगर डिटेल में जाएगा तो पूछे कहेगा सोनिया बनारस घराना। शैली पूछेगा तो ठुमरी, कजरी, चैती, होली और टप्पा। तो इनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है कजरी और टप्पा शैली के बारे में। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड है वो इनको सम्मान कौन कौन से दिए गए। तो पद्मश्री इनको मिला 1972 में, पद्म भूषण मिलता है उनको 1989 में, और पद्म विभूषण इनको प्रदान किया जाता है 2016 में, और संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सम्मानित किया जाता है 1977 में। ये जो 4 सम्मान हैं ये इम्पोर्टेंट हो सकता है फिर आपसे पूछ, यानी कि 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो लखनऊ में प्रथम पेपर मिल की स्थापना होती है 1879। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपको करंट से संबंध में पूछा गया था कि भारत का विशालतम विद्युतीय शहर कौन और किस स्थान के पास ये निर्मित किया जा रहा है। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। अब ये है तो करंट का क्वेश्चन, लेकिन इसको बनने में कभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये क्या हो जाता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी कुछ टाइम के लिए जीएस का काम करने लगता है। तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ये 700 एकड़ ज़मीन पे मंजूरी दी गई है। यहाँ पर एक शब्द हमने यहाँ पर लिखा, हमने नहीं बताया, तो विद्युतीय शहर लिखा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी करके करके भी आ सकता है हिंदी में भी। और ये यहाँ पर जो जेवर एयरपोर्ट है उसके पास में। तो कुल यहाँ पर आपने देखा कि 150 प्रश्न थे, और एपीएस का जो आपका पेपर हुआ था वहाँ पर आपसे 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें
आपका रीजनिंग, हिंदी, कंप्यूटर, पॉलिटी, कृषि, ज्योग्राफी, इंग्लिश सब कुछ पूछा गया था। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न। तो इन सबको हमने यहाँ पर कवर किया है सेक्शन में करके। बाकी के आपकी जो क्लासेस हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।